सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं संविदा पे, कॉन्ट्रैक्ट पे। हमने एक क्लास इसकी कर चुके हैं, दूसरी क्लास के ऊपर हम बात करेंगे संविदा और जो करार है इसके बीच अंतर देखते हैं। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। करार एवं संविदा में अंतर बताइए भाई कि करार क्या है और संविदा क्या है। तो आइए बात करते हैं पहले करार की। करार के जो आवश्यक तत्व जो है वो कौन कौन से हैं। तो इस करार बनने के लिए तीन मुख्य बातें जरूरी हैं। पहला है प्रस्ताव। एक व्यक्ति क्या करता है, प्रस्ताव रखता है। दूसरा उसे क्या देता है, स्वीकृति देता है उस जो प्रस्ताव उसको। और तीसरा क्या है, प्रतिफल मिलता है। ठीक है, यानी कि ए जमीन है, कोई ये ए की जमीन है। अब बी बोलता है अब ए की जमीन जो है वो बिकाऊ है। तो ए पहले क्या दे रहा है, प्रस्ताव दे रहा है कि ये जमीन बिकाऊ है, किसी को लेनी हो तो बताओ। तो बी आता है, बी बोलता है कि मेरे को लेनी है। तो बी क्या देता है, स्वीकृति देता है। ठीक है, और तीसरे समय में क्या बनता है भाई, प्रतिफल बनता है। यानी कि जो बी है इसको जमीन मिलती है और ए को क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो तीन मुख्य बातें होती हैं करार में। पहला प्रस्ताव, दूसरा स्वीकृति, तीसरा प्रतिफल। वही संविदा की बात करें तो संविदा इसके बनने के लिए दो मुख्य बातें जरूरी हैं। कौन कौन सी? एक तो है करार, यानी कि इसमें प्रस्ताव हो गया, स्वीकृति होगी और प्रतिफल मिल गया। तो ये क्या बन गया, करार बन गया। ठीक है, एक तो करार होना जरूरी है भाई, करार हो गया। फिर दूसरा उसका विधितः परिवर्तन होना चाहिए भाई। ठीक है, यानी कि विधि द्वारा उसे मान्यता मिली होनी चाहिए। ये क्या बनती है भाई, संविदा। तो इसलिए बोला जाता है कि सभी करार जो है संविदा नहीं होते, लेकिन सभी संविदाएं करार जरूर होते हैं भाई। ठीक है, अब वैधता की बात करें इनकी, तो करार वैध भी हो सकता है और अवैध भी हो सकता है। ठीक है, जैसे किसी गैर कानूनी काम का समझौता भी करार तो बन ही सकता है, इस बात को ध्यान रखना भाई। लेकिन अगर संविदा की बात करें तो संविदा के लिए करार का विधि पूर्ण वैध होना और कानून द्वारा परिवर्तनीय होना अनिवार्य है भाई। ठीक है, कानून द्वारा अगर वैध पूर्ण नहीं है, विधि पूर्ण नहीं है, तो वो संविदा नहीं हो सकती भाई। ठीक है, अब बात करते हैं कानून द्वारा परिवर्तनीय। करार इस बात की गारंटी नहीं देता कि वह कानून द्वारा परिवर्तनीय यानी कि लागू करने योग्य होगा ही। यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो करार जो है वो कानून द्वारा लागू करने योग्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन संविदा जो है हमेशा कानून द्वारा लागू, यानी कि अगर कोई तोड़े तो कोर्ट जाया जा सकता है, लेकिन करार में ऐसा नहीं है, जा भी सकते और नहीं भी जा सकते। ठीक है, बात नंबर 4 है क्षेत्र या दायरा। करार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक यानी कि बड़ा होता है भाई, क्योंकि यह किसी भी प्रकार का हो सकता है। विधिक भी हो सकता है, नैतिक भी हो सकता है। अगर कोई करार कानून द्वारा लागू न भी हो तब भी वह करार तो रहता ही है। तो करार का क्षेत्र बहुत बड़ा है। लेकिन संविदा की बात करें तो संविदा का क्षेत्र छोटा होता है, क्योंकि प्रत्येक करार संविदा नहीं होता भाई, इस बात को ध्यान रखना। बल्कि सिर्फ वही करार संविदा बनता है जो कानून द्वारा लागू करवाया जा सकता है। अगर करार टूट गया, कानून द्वारा अगर लागू है तो वो संविदा बन जाती है। अगर वो किसी ने तोड़ दी दोनों में से, तो उसके खिलाफ कोर्ट जाया जा सकता है भाई। आइए आगे चर्चा करते हैं भैया। वैधानिक दायित्व की बात करें तो करार जो है सभी करारों में कानूनी या वैधानिक दायित्व का पैदा होना जरूरी नहीं है। ये हमने पहले भी बात कर ली है भाई। यह नैतिक, सामाजिक या धार्मिक किस्मों के भी
हो सकते हैं भाई। ठीक है, जैसे दोस्त को पार्टी में बुलाया लेकिन दोस्त नहीं आया, तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में केस थोड़ी कर सकते हैं, तो ये करार है। संविदा होने पर पक्षों के बीच कानूनी वैधानिक दायित्वों का उद्भव जन्म होता है। अगर संविदा है तो क्या है, अगर संविदा टूट गई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है भाई, तो ये है वैधानिक दायित्व। अब पक्षकारों की योग्यता और शर्त की बात करें तो हर करार में यह जरूरी नहीं कि पक्षकार सक्षम हो, उनकी स्वतंत्र सहमति हो या पर्याप्त प्रतिफल हो, क्योंकि करार विधि द्वारा अपरिवर्तनीय भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना। तो करार में यह जरूरी नहीं है कि पक्षकार सक्षम हो या प्रतिफल ही मिले उसको या स्वतंत्र सहमति हो, लेकिन संविदा जो है, संविदा के लिए यह आवश्यक है कि पक्षकारों में अनुबंध करने की अक्षमता हो, उनकी स्वतंत्र सहमति हो और पर्याप्त प्रतिफल मौजूद हो भाई। ठीक है, तो ये हमने देखा करार और संविदा के बारे में अंतर। आइए आगे का प्रश्न क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भाई प्रस्ताव क्या है। प्रस्ताव क्या है, आइए देखते हैं। प्रस्ताव या ऑफर। प्रस्ताव का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने या न करने के लिए अपनी इच्छा या रजामंदी सामने वाले व्यक्ति के सामने इस इरादे से रखता है कि दूसरा व्यक्ति उस पर अपनी सहमति हाँ दे दे, उसको बोलते हैं प्रस्ताव। ठीक है, यानी कि ऐसे मानिए आपने किसी के सामने प्रस्ताव रखा कि आप हमारे साथ शादी करोगे, तो ये प्रस्ताव रखा है। ठीक है, अब आप क्या सोचेंगे कि आपने प्रस्ताव रखा और सामने वाला हाँ कहेगी। प्रस्ताव का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने या न करने के लिए अपनी इच्छा या रजामंदी सामने वाले व्यक्ति के सामने इस इरादे से रखता है कि दूसरा व्यक्ति उस पर अपनी सहमति दे दे भाई। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। अगर अपनी गाड़ी ब को 50,000 रुपए में बेचने की इच्छा उसके सामने रखता है कि मैं अपनी गाड़ी 50,000 रुपए में बेचता हूं, तो यह की तरफ से एक प्रस्ताव है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, कानूनी परिभाषा की बात करें तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 की धारा क, ठीक है, ये क्या बताती है। कानून के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने या न करने की अपनी इच्छा इस बात के लिए बताता है कि दूसरा व्यक्ति उस पर अपनी अनुमति दे दे, तो पहले व्यक्ति का यह काम प्रस्ताव रखना कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ विद्वान हैं उनके वो क्या बोलते हैं प्रस्ताव के बारे में, आइए देखते हैं। पोलक के अनुसार प्रस्ताव क्या है। प्रस्ताव का मतलब पोलक के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा किसी करार का एक पक्ष यानी कि हिस्सा बनने की इच्छा को प्रकट करना, क्या है भाई प्रस्ताव। पोलक महोदय कहते हैं कि प्रस्ताव का मतलब किसी व्यक्ति द्वारा किसी करार का एक पक्षकार यानी कि हिस्सा बनने की इच्छा को प्रकट करता है, उसको प्रस्ताव कहते हैं। चेटी महोदय क्या कहते हैं इस पे, प्रस्तावना या प्रस्ताव किसी कार्य को करने या न करने का एक वचन है। ये बात चेटी साहब ने कही थी प्रस्ताव के बारे में। आइए आगे चर्चा करते हैं। प्रस्ताव के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। तो प्रस्ताव के मुख्य 3 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला है रजामंदी प्रकट करना। ठीक है, तो पहला आवश्यक तत्व प्रस्ताव का रजामंदी प्रकट करना। प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति द्वारा किसी काम को करने या न करने की अपनी इच्छा या रजामंदी साफ साफ प्रकट की जानी चाहिए। जैसे ए व्यक्ति बोलता बी को कि मैं अपनी कार 50,000 रुपए में बेच रहा हूं, तो ये ए की तरफ से बी को क्या है प्रस्ताव है, ये रजामंदी प्रकट की है कि मैं बेच रहा हूं। ठीक है, ये है प्रस्ताव का पहला आवश्यक तत्व। दूसरा बताए दूसरे की अनुमति चाहना भाई। ठीक है,
वह रजामंदी किसी दूसरे व्यक्ति के सामने इस इरादे से रखी जानी चाहिए कि वह उस पर अपनी स्वीकृति या अनुमति हाँ दे। अब ए ने बोला बी को कि मैं 50,000 रुपए में अपनी कार दे रहा हूं, यदि आपको ठीक लगे तो कृपया अपनी सहमति दे। ठीक है, अब बी को सही लगेगा कि 50,000 रुपए में सही दे रहा है तो बोल देगा ठीक है मैं ले लूंगा। बात नंबर 3, तीसरा आवश्यक तत्व है बात का पहुंचना। वह रजामंदी प्रस्तावकर्ता द्वारा सामने वाले व्यक्ति जो स्वीकृति दे रहा है तक ठीक से पहुंचाई या संचारित की जानी होनी चाहिए। ठीक है, यानी ए व्यक्ति बी व्यक्ति को बोल रहा है कि 50,000 रुपए में कार बेच रहा हूं, तो ये जो है बात है सही तरीके से पहुंचाई जानी चाहिए ताकि इसको समझ में आए बी को। ठीक है, तो ये 3 बातें, 3 आवश्यक तत्व बताए। पहले है रजामंदी प्रकट करना, दूसरा दूसरे की अनुमति चाहना, और तीसरा बात का सही तरीके से पहुंचाना। एक केस देखते हैं इसके ऊपर। धुरंधर प्रसाद सिंह बनाम जयप्रकाश यूनिवर्सिटी 2001 का केस था। क्या मामला था? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में मामला था। उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी इस केस में। शून्य संविदा ऐसी संविदाएं शुरू से ही अवैध यानी आरंभ से ही शून्य होती हैं। इन्हें अलग से कोर्ट में शून्य घोषित करवाने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि वे कानून की नजर में कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जो शून्य संविदाएं वो शुरू से ही अवैध है। ठीक है, इन्हें अलग से शून्य करवाने की कोई जरूरत नहीं होती कोर्ट में क्योंकि वो कानून की नजर में शुरू से ही अस्तित्व में नहीं है। बात नंबर दूसरी बोली शून्यकरणीय संविधाएं ऐसी संविधाएं तब तक वैध मानी जाती हैं जब तक कि पीड़ित पक्ष द्वारा उन्हें कोर्ट में चुनौती देकर शून्य घोषित न करवा लिया जाए। तो धुरंधर प्रसाद सिंह बनाम जयप्रकाश यूनिवर्सिटी 2001 के केस में ये बात माननीय न्यायालय ने कही थी। आइए आगे चर्चा करते हैं। क्रॉस प्रस्ताव क्या होता है भैया? अब हमारे सामने एक प्रश्न आता, क्रॉस प्रस्ताव क्या है? क्रॉस प्रस्ताव का मतलब क्या है? आइए देखते हैं। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, क्रॉस प्रस्ताव क्या? जब दो व्यक्ति एक दूसरे को बिल्कुल एक जैसे समान प्रस्ताव भेजते हैं और दोनों के पत्थर रास्ते में एक दूसरे को पार कर जाते हैं, क्रॉस प्रस्ताव हो जाते हैं, तो उसे क्रॉस प्रस्ताव कहते हैं। भाई क्या है भाई क्रॉस प्रस्ताव? जैसे दो व्यक्ति हैं, दोनों ने एक ही बात को लेके आमने सामने वाले को प्रस्ताव भेजा, बात एक ही है लेकिन दोनों प्रस्ताव क्या है, उसका प्रस्ताव जैसे ए है और बी है। अब ए ने बोला कि मैं अपनी कुर्सी 5,000 रुपए में बेचना चाहता हूं। उसी टाइम पे बी ने इसको पत्र लिखा, बोला 5,000 रुपए में मैं आपकी कुर्सी लेना चाहता हूं। तो रास्ते में क्या है, ये क्रॉस हो गई और बी का प्रस्ताव ए के पास पहुंच गया और ए का पहुंच गया बी के पास। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रस्ताव। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति क्या पत्र लिखता है किसको? ख को, मैं 5,000 कुर्सियां इस निश्चित कीमत पर खरीदना सप्लाई करना चाहता हूं। ठीक है भाई, निश्चित कीमत रख दी और भेज दिया भाई। फिर क्या है, व्यक्ति ख लिखता है उसी दिन उसी समय प्रस्ताव कि मैं 5,000 कुर्सियां इसी निश्चित कीमत पर आपको बेचना चाहता हूं। और दोनों ने क्या किया, ये प्रस्ताव भेज दिया इसको डाक के द्वारा और इनने प्रस्ताव भेज दिया इनको भी डाक के द्वारा। रास्ते में पत्थर एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रस्ताव। इसमें खास बात यह होती है कि दोनों पक्षों को यह पता नहीं होता कि सामने वाला भी हमें वही प्रस्ताव भेज रहा है जो हम सामने वाले को भेज रहे हैं, इसीलिए इसको क्रॉस प्रस्ताव बोलते हैं।
ठीक है। एक प्रसिद्ध मामला है टिन बनाम हाफमैन एंड कंपनी 1873 का मामला। क्या मामला था भाई, आइए देखते हैं। कै ने फर्नीचर व्यापारी खै को एक पत्र लिखा कि वह एक निश्चित कीमत पर 5000 कुर्सियां खरीदना या सप्लाई करना चाहता है भाई। ठीक है भाई, कै ने खै को पत्र लिख दिया। उसी दिन संयोग से खै ने भी कै को ठीक उसी कीमत पर उतनी ही कुर्सियां भेजने का पत्र लिखा कि आप 5000 कुर्सियां भेज दो, इतनी कीमत दूंगा। ठीक है भाई, भेज दिया। दोनों के पत्र रास्ते में एक दूसरे को क्रॉस कर गए भाई। ठीक है, पत्र एक दूसरे को क्रॉस कर गए। दोनों को यह पता नहीं चलता कि दूसरा पक्ष भी वही प्रस्ताव भेज रहा। अब पता कैसे चलेगा, नहीं तो बात थी, प्रस्ताव ही तो भेजे थे, पत्र ही तो भेजे थे, क्रॉस हो गए भी दोनों, तो पता दोनों को है नहीं। अब क्या हुआ इस मामले में, अदालत ने यह फैसला दिया कि यह दोनों क्रॉस प्रस्ताव हैं और केवल क्रॉस प्रस्ताव होने से इनके बीच पक्का अनुबंध नहीं बनता। इस बात को ध्यान रखना, क्रॉस प्रस्ताव में पक्का अनुबंध नहीं बनता भाई। ये बात 1873 के मामले में माननीय न्यायालय टिन बनाम हाफमैन एंड कंपनी के मामले में ये बात कही गई थी। जब तक कि कोई एक पक्षकार दूसरे के प्रस्ताव को स्वीकार न कर ले तब तक क्या वो अनुबंध संविदा नहीं बनेगी। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं भाई। प्रति प्रस्ताव, अब क्रॉस प्रस्ताव देखा हमने, अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रति प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? प्रति प्रस्ताव क्या होता है, आइए देखते हैं। प्रति प्रस्ताव का मतलब है, क्या मतलब है? प्रति प्रस्ताव का मतलब है जब सामने वाला व्यक्ति यानी कि जो स्वीकृति दाता है आपके प्रस्ताव को बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार नहीं करता बल्कि उसमें कुछ बदलाव करके अपनी तरफ से एक नया प्रस्ताव रख देता है, तो उसे प्रति प्रस्ताव कहते हैं। ऐसा करने से आपका पुराना यानी कि पहला प्रस्ताव अपने आप खत्म हो जाता है। अब उदाहरण देखिए, कै व्यक्ति है, ए व्यक्ति है। ए व्यक्ति ने प्रस्ताव भेजा किसको, बी को। क्या प्रस्ताव भेजा, मैं अपनी गाड़ी 50,000 रुपये में बेचना चाहता हूं। ठीक है भाई, ये बेच दिया भाई प्रस्ताव। अब बी क्या करेगा, बी इसको पढ़ता है कि 50,000 रुपये मांग रहा है, मैं 50,000 दूंगा नहीं। बी बोलता है कि मैं आपकी गाड़ी 40,000 रुपये में खरीद लेता हूं और खरीद लूंगा भाई, और प्रस्ताव भेज देता भाई वापस भाई। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रस्ताव के विपक्ष में प्रति प्रस्ताव हो गया। तो यहाँ पे जो ए द्वारा जो भेजा गया प्रस्ताव था वो यहाँ पे क्या हो गया, रद्द हो गया। क्यों, क्योंकि बी ने फिर से प्रस्ताव भेज दिया कि मैं तो 40,000 रुपये दूंगा भाई। बताओ, अब स्वीकृति कौन देगा, अब स्वीकृति ए के पास आ गई। पहला प्रस्ताव अपने आप समाप्त हो गया। इस बात को ध्यान रखना आप, यह कै की तरफ से कोई स्वीकृति नहीं है बल्कि एक प्रति प्रस्ताव है। अब कै की मर्जी है कि वह इसे माने या ना माने, अब ए की मर्जी है भाई, 40,000 रुपये में गाड़ी बेचे या ना बेचे। ठीक है, एक और उदाहरण है यहाँ पे नीचे, ए व्यक्ति है, मैं अपनी गाड़ी 50,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। फिर कौन है, बी व्यक्ति आ गया। बी व्यक्ति बोलता है मैं इसे 40,000 रुपये में खरीद लूंगा। प्रस्ताव वापिस किसके पास गया, ए के पास। अब स्वीकृति कौन देगा, ए। तो ये क्या हो गया, प्रति प्रस्ताव हो गया। प्रसिद्ध मामला देखते हैं, हाइड बनाम रेच। हाइड बनाम रेच का मामला 1840 का मामला क्या था, आइए देखते हैं। प्रतिवादी ने वादी को 6 जून को अपनी संपत्ति 1000 पाउंड में बेचने का प्रस्ताव दिया। ठीक है, यानी कि ए व्यक्ति है कोई, ये व्यक्ति है, ये बी है। इसने कहा कि मैं अपनी संपत्ति 1000 पाउंड में बेचूंगा भाई। ठीक है भाई, बात नंबर 2 क्या हुई, वादी ने उस प्रस्ताव को उसी रूप में स्वीकार नहीं किया। अब जो बी जो बोलता है वो बोला नहीं, मैं तो भाई इतने में नहीं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा तुम्हारी 950 पाउंड में।
ठीक है। तो वापिस क्या हुआ, किसके पास गई बात गई ए के पास, ठीक है। यह वादी की तरफ से एक प्रति प्रस्ताव था, यानी कि बी की तरफ से क्या था, प्रति प्रस्ताव था भैया, ठीक है। अदालत ने क्या कहा, अदालत ने इसे वादी की तरफ से एक प्रति प्रस्ताव माना, ए की तरफ से प्रति प्रस्ताव माना, जिसके कारण मूल प्रस्ताव 1000 पाउंड वाला खत्म हो गया था, ठीक है। तो आइए आगे चर्चा करते हैं। प्रति प्रस्ताव से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण मामला देखते हैं, उड़ीसा उच्च न्यायालय का निर्णय। आइए देखते हैं क्या निर्णय था ये। विश्व इंडस्ट्रियल कंपनी प्रो लिमिटेड बनाम महानदी कोल्डफील्ड लिमिटेड 2007 का मामला था, उड़ीसा का मामला। क्या मामला था, प्रस्ताव क्या था, कै ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। प्रस्ताव क्या था, हम आपको 1000 यूनिट माल 10 लाख रुपए में सप्लाई करेंगे भाई, ठीक है। ये प्रस्ताव भेज दिया किसके पास, बी के पास, ठीक है भाई। स्वीकृति बदलाव शर्त के साथ। अब बी व्यक्ति बोलता मैं 1000 यूनिट माल कितने में लूंगा भाई, 9 लाख रुपए में लूंगा, और डिलीवरी 30 दिन में होनी चाहिए, यह शर्त भी रख दी भाई, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, वैध स्वीकृति नहीं है। अब प्रस्ताव भेज दिया किसके पास, वापिस ए के पास आ गया। तो उड़ीसा उच्च न्यायालय ने क्या कहा इस मामले में, शर्त के साथ स्वीकृति वैध स्वीकृति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रस्ताव को उसमें फेरबदल करके या कोई शर्त लगाकर स्वीकार करता है तो कानून की नजर में उसे एक वैध स्वीकृति नहीं माना जाएगा। इस मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने ये बात कही, क्योंकि शर्त लगा दी, ठीक है भाई। बात नंबर 2, यह प्रति प्रस्ताव है, ठीक है। ये प्रस्ताव स्वीकृति नहीं, ये प्रति प्रस्ताव है। ऐसे फेरबदल या शर्त वाली स्वीकृति असल में एक प्रति प्रस्ताव मानी जाती है, क्योंकि प्रति प्रस्ताव होगा। ये बात भी उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कही। पक्का वचन बनने की शर्त, किसी प्रस्ताव को एक पक्का वचन या अनुबंध बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसकी स्वीकृति निष्पक्ष, बिना किसी बदलाव के और शर्त रहित, बिना किसी शर्त के हो। तो पक्का वचन बनने के लिए, किसी प्रस्ताव की एक पक्का वचन या अनुबंध बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसकी स्वीकृति बिना किसी बदलाव के हो, यानी कि इसने 10 लाख बोला था तो 10 लाख में क्या मिल गई हो, स्वीकृति मिल गई हो, तब तो ऐसे ही हो गया प्रस्ताव। लेकिन फेरबदल करके वापस भेजा है तो ये क्या है, प्रति प्रस्ताव बन गया। यदि स्वीकृति दाता प्रस्ताव को उसी रूप में बिना किसी बदलाव और बिना किसी शर्त से स्वीकार करता है तभी एक वैध स्वीकृति होगी और पक्का अनुबंध बनेगा। बदलाव या शर्त के साथ दी गई स्वीकृति प्रति प्रस्ताव है भाई। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह बात कही थी इस मामले में। ठीक है, तो ये क्या है, प्रति प्रस्ताव के बारे में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बताया था। आइए आगे चर्चा करते हैं। सामान्य प्रस्ताव एवं विशिष्ट प्रस्ताव क्या होते हैं, आइए देखते हैं। एक तो सामान्य प्रस्ताव होगा, एक विशिष्ट प्रस्ताव क्या होते हैं। प्रस्ताव का मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने या न करने के लिए अपनी इच्छा या रजामंदी किसी दूसरे के सामने रखता कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये काम करूंगा, ताकि दूसरा व्यक्ति उस पर अपनी स्वीकृति हाँ दे सके भाई, उसे प्रस्ताव कहते हैं। अब प्रस्ताव में एक तो सामान्य प्रस्ताव आता है और एक विशिष्ट स्पेशल प्रस्ताव आता है, जर्नल
प्रस्ताव और स्पेशल प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं। मतलब ऐसा प्रस्ताव, सामान्य प्रस्ताव क्या है? मतलब ऐसा प्रस्ताव जो किसी एक व्यक्ति को न करके पूरी दुनिया या आम जनता, संपूर्ण विश्व के लिए किया जाता है। तो सामान्य प्रस्ताव वो है जो एक व्यक्ति को न करके पूरी दुनिया, जो प्रस्ताव क्या है, एक व्यक्ति को न करके पूरी दुनिया या आम जनता, संपूर्ण विश्व के लिए किया जाता है। इसे कोई भी व्यक्ति पूरा करके इसका लाभ उठा सकता है। इसको बोलते हैं सामान्य प्रस्ताव। उदाहरण देखते हैं। कै ने अखबार में विज्ञापन दिया कि जो भी उसके खोए हुए बच्चे को ढूंढ कर लाएगा उसे 1500 रुपये इनाम मिलेगा भाई। तो ये पूरी दुनिया के लिए प्रस्ताव था। ये क्या था? सामान्य प्रस्ताव था। मैं बच्चे को ढूंढ कर ले आया, तो क्या प्रस्ताव पूरा हो गया? यह लो, तुम्हें 1500 रुपये मिल जाएंगे। यह क्या है? सामान्य प्रस्ताव है भाई, जो पूरी दुनिया के लिए होता है। ठीक है। अगर ख उस बच्चे को ढूंढ लाता है तो ख इनाम पाने का हकदार है। यह सामान्य प्रस्ताव का मामला है। अब बात करते हैं विशिष्ट प्रस्ताव क्या है। ऐसा प्रस्ताव जो किसी खास व्यक्ति या खास लोगों के समूह को ही किया जाता है, हर किसी के लिए नहीं होता। इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रस्ताव। उदाहरण देखते हैं। कै सिर्फ ख को अपना घोड़ा 10,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव रखता है। किसको बेचता है? ख को 10,000 रुपये बेचूंगा भाई, मैं आपको अपना घोड़ा 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। विशिष्ट व्यक्ति है, स्पेशल व्यक्ति है, खास व्यक्ति है। मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करूं या न करूं, यह मेरी मर्जी है। मर्जी किसके पास आ गई? ख के पास आ गई। यह एक विशिष्ट प्रस्ताव है जिसे सिर्फ ख ही स्वीकार कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। सामान्य प्रस्ताव पूरी दुनिया, आम जनता के लिए, कोई भी व्यक्ति पूरा करके लाभ ले सकता है। विशिष्ट प्रस्ताव किसी खास व्यक्ति, खास समूह के लिए केवल वही व्यक्ति स्वीकार कर सकता है जिसे प्रस्ताव दिया जाता है। तो संविधान के बारे में आज जो ये चर्चाएं चल रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आपके सामने रखे गए। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ में आएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।